हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। हिस्ट्री की इस बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास में आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम। हमने ये जो सीरीज़ अपनी हिस्ट्री की चल रही है, इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं। तो ये अपनी सीरीज़ की आज 7वीं क्लास है और सभी चैप्टर्स के क्वेश्चंस को हमने इसमें शामिल किया है। हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें से प्रत्येक चैप्टर में से कोई ना कोई क्वेश्चन हमने लिया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरी क्लास को आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अच्छी तरह से इन सारे क्वेश्चंस को याद भी करिएगा और इसकी PDF कहाँ मिलेगी ये भी मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आइए करते हैं एक एक करके शुरू सारे क्वेश्चंस को। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपको बताना है बच्चों, इसमें से जो राइट आंसर है ना वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राजनेता के द्वारा अ बंच ऑफ लेटर्स ओल्ड लेटर्स का संकलन किया गया था? तो अ बंच ऑफ लेटर्स जो है वो इसमें से जो 4 ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर राधाकृष्णन। तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बच्चों ये इसका संकलन किया गया था। आपको याद होगा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई राजनेताओं ने नेहरू जी को जो पत्र लिखे थे वो पत्रों का संकलन किया था नेहरू जी ने और बाद में इनको प्रकाशित करवाया था। तो ये राइट आंसर रहेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इन पत्रों का संकलन किया गया था। अब कई बार प्रश्न ये बनता है कि अब बंच ऑफ लेटर्स है क्या? तो मैंने बता दिया कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान विभिन्न राजनेताओं के द्वारा नेहरू जी को जो पत्र लिखे गए थे वो पत्र जो है वो उनका संकलन किया, उसे बंच ऑफ लेटर्स कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, कौरव और पांडव किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन 4 है, पांचाल वंश, लिच्छवी वंश, हर्यक वंश और कुरु वंश। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा कौरव और पांडव जो है वो कुरु वंश से संबंधित थे। ये भाई होते थे आपस में और इनके बीच में महाभारत का युद्ध संपत्ति के वितरण को लेकर के हुआ था। दोनों भाई जो है वो आपस में लड़े थे और महाभारत का युद्ध वो कहलाता है। नेक्स्ट है, अगला तीसरा प्रश्न है, आइन-ए-अकबरी पुस्तक का लेखक कौन था? इस पुस्तक के बारे में हम पहले भी हमारी सीरीज में जान चुके हैं। तो राइट आंसर रहेगा अबुल फजल। अबुल फजल जो है इसने ये आइन-ए-अकबरी किताब जो है वो लिखी थी और इसके 5 भाग हैं। नेक्स्ट जो है इब्न बतूता, अल-बिरूनी और बर्नियर, इनके बारे में भी हम विस्तार से आगे जानेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है। इब्न बतूता मोरक्को से आया था और इसने एक ग्रंथ लिखा। तो इसके ग्रंथ का आपको नाम बताना है मुझे। ये आपका होमवर्क है आज का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इब्न बतूता के ग्रंथ का नाम क्या है। उसने अरबी भाषा में एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है। 3 वर्ड्स है, 3 लेटर्स का नाम है, तो बताइएगा। और इसी तरीके से अल-बिरूनी ये भी भारत आया था और बर्नियर जो फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का निवासी था ये भी भारत आया था। तो ये तीनों ने अपने अपने ग्रंथ लिखे थे। आज फिलहाल इब्न बतूता का बता दीजिए, उसके बाद में अल-बिरूनी और बर्नियर का भी आपको बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, चौथा प्रश्न है, सूत कौन थे? तो आपको याद होगा कि महाभारत की जो मूल कथा है उस मूल कथा के रचयिता जो भाट सारथी थे उन्हें सूत कहते हैं, वो सूत कहलाते थे। 5वां प्रश्न है, मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम किसे कहते हैं? बच्चों मंदिर के जो ऊंचे और भव्य जो प्रवेश द्वार होते थे वो गोपुरम कहलाते हैं। ये विशेष करके दक्षिण भारत में इन मंदिरों के बाहर इस प्रकार के प्रवेश द्वारों का, ऊंचे और भव्य प्रवेश द्वारों का निर्माण करवाया जाता था, ये गोपुरम कहलाते थे। 6ठा प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो के दुर्ग पर स्थित 2 प्रमुख संरचनाओं का उल्लेख कीजिए। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की जो खुदाई हुई तो उसमें मोहनजोदड़ो जो शहर था वहाँ पर जो खुदाई हुई दुर्ग की, तो वहाँ की जो 2 विशाल इमारतें जो प्राप्त हुई हैं उसमें से एक तो है माल गोदाम और दूसरा है बच्चों विशाल स्नानागार। और यहाँ पर जो है वो काफ़ी बड़े बड़े ये दोनों जो भवन हैं ये प्राप्त हुए हैं। तो इस बात से ये अनुमान लगाया जाता है कि शायद यहाँ पर सामूहिक जो है वो इनका उपयोग किया जाता रहा होगा। अगला प्रश्न है 7वां, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए
किन शब्दों का प्रयोग करते थे। अब देखो ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं एक दो दिन पहले, तो अगर आप लोगों को याद है कि ये जो प्रश्न हमने किया इसमें क्या क्या कहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो देखो हमने इसमें लिखा था कि किसानों के लिए ये रैयत शब्द और मुजरीवान शब्द, किसान शब्द, आसामी शब्द का प्रयोग जो है वो किया जाता था। पहाड़िया जीवन का प्रतीक क्या था? बच्चों जो पहाड़िया जनजाति थी उनके जीवन का प्रतीक था कुदाल। ये लोग कुदाली से जो है वो खुदाई करते थे ज़मीन की, और उसके बाद वहाँ पे बीज बोते थे और फिर इस तरीके से अपना जीवन जीते थे। तो पहाड़िया जीवन का प्रतीक था कुदाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकलापों को विनियमित करने वाला जो अधिनियम था वो रेगुलेटिंग एक्ट कहलाता है। याद रखिएगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में भी आ सकता है। 10वां प्रश्न है फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? बच्चों ये किताब लिखी थी अर्नेस्ट मैकी ने। याद रखना, पुस्तक इंपॉर्टेंट है और अर्नेस्ट मैकी का नाम आपको याद रखना है। थोड़े से बड़े प्रश्न ले लेते हैं। 11वां प्रश्न है कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल क्यों माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि आरंभिक भारतीय इतिहास में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को निम्न कारणों से एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना जाता है। ऑप्शन 1 इसमें अब क्यों माना जाता है, क्या कारण है, तो वो मैं आप यहाँ पर बता देता हूँ। लिखा है कि इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे के बढ़ते प्रयोग और सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि नगरों का विकास हो रहा था, नए नए राज्य बन रहे थे, लोहे का प्रयोग बढ़ने लगा था, सिक्कों का विकास हो रहा था। साथ ही साथ इसी काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का आविर्भाव हुआ था। इस काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। मतलब इतनी सारी चीज़ें हुई, इसीलिए ये एक परिवर्तनकारी काल माना जाता है। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, नमक सत्याग्रह के 2 कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। याद होगा आपको कि जब गांधी जी ने अपने अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था, समुद्र तट पर पहुंचे, वहां पे गांधी जी ने जो वो नमक बनाया था, उसके बाद ये नमक सत्याग्रह शुरू हुआ। तो नमक सत्याग्रह के 2 कार्यक्रम थे, वकीलों के द्वारा ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार करना और विद्यार्थियों के द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार करना। और नेक्स्ट है 13वां प्रश्न, सूफी संतों की लोकप्रियता के क्या कारण थे? तो बच्चों सूफी संतों की लोकप्रियता के बहुत से कारण थे, जैसे कि सूफी संत एक ईश्वर में विश्वास रखते थे, सूफी संत मानव सेवा और समानता पर बल देते थे, सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों के द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास था, सूफी संतों ने धर्मांधता, धार्मिक कट्टरता का विरोध किया और हिंदू मुसलमानों में एकता और सामंजस्य स्थापित करने पर बल दिया। तो इस तरीके से हमारी आज की ये क्लास है बच्चों। ये हमने कंप्लीट जो क्वेश्चंस किए हैं इसकी PDF मैंने आपको बताया था, तो PDF आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, वहाँ पे पूरी सीरीज़ मिल जाएगी, वहाँ पे आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। और इसी तरीके से आप अगर कंप्लीट कोर्स भी चाहते हैं, हिस्ट्री, हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सारे कोर्सेज आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप हमारी जो लाइव क्लास अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो शाम को 8 बजे एवरीडे होती है, उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।